गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बताए थे कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में हम क्या काम कर सकते हैं। तो पहले मैंने बताया था, जो तुम्हें बताया था, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, यानी एक पॉइंट डाला था, और एक पॉइंट डालने के बाद अब मैं हम फसल में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए या भोजन के जो साधन हैं उनके उन्नत कैसे कर सकते हैं, उसमें एक पॉइंट मैंने सुबह बताया था या पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं बी पॉइंट को डिस्कस करना चाहूंगा, यह क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सीधी सी बात यह है, जब देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके लिए हमें खाने की विधियां अपनानी पड़ेंगी, यानी भोजन उसे प्रदान हो, ये विधि हमारे लिए अपनानी पड़ेंगी। तो ये फसल उत्पादन प्रबंधन में हम ये कह सकते हैं कि उच्च निवेश, यानी वैसे तो यहाँ भारत में अन्य बहुत से कृषि प्रधान देश हैं, लेकिन भारत में क्या होता है, भारत में छोटे फार्म भी होते हैं, यानी स्मॉल फार्म के साथ साथ लार्ज फार्म, यानी बड़े बड़े फार्म भी होते हैं, उन पर ये खेती की जाती है। और ये जो सूचनाएं लोगों को, किसानों को प्राप्त होती रहती हैं, उसका भी ये फर्क पड़ता है कि हमें इसलिए जो है विभिन्न फार्मर्स के पास, यानी भूमि, धन, सूचना तथा तकनीकी उपलब्धता कम होती है या अधिक होती है। जिसके पास साधन मौजूद है उसके पास ये सभी सूचनाएं मिल जाएंगी, लेकिन जिसके पास साधन नहीं है उसको प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो उपलब्धता जो है, अचीवमेंट जो है, कम भी है और अधिक भी है। हम ये भी कह सकते हैं धन, यानी मनी जो है, धन अथवा आर्थिक परिस्थितियां किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी अगर धन हमारे पास कम है तो हम ये तकनीकी नहीं अपना सकते। अगर हमारी आर्थिक परिस्थिति मजबूत है तो उसमें हम फसल का उत्पादन बढ़ाने में सफल हो जाते हैं। ये योगदान जो है किसानों का, यानी उच्च निवेश तथा फसल उत्पादन में सहसंबंध है। ये मैंने लिखा भी है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जितने अधिक साधन होंगे, यानी जितना पैसा खेती में खर्च करेंगे, तो हमें उत्पादन भी अधिक मात्रा में मिलाना पड़ेगा। इसलिए पॉजिटिव सहसंबंध है। अगर वो बात दूसरी है, किसी बाढ़ से या किसी सूखे से फसल नष्ट हो जाए, लेकिन उच्च निवेश यानी हाई इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं, यानी फसल के उत्पादन के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाते हैं, तो उत्पादन में पॉजिटिव सहसंबंध है। तो इसलिए उत्पादन की जो है विभिन्न प्रणालियां हो सकती हैं, और ये विभिन्न प्रणालियों में जो आता है वो एक तो है, पहला है बिना लागत उत्पादन। बिना लागत उत्पादन का मतलब हुआ हम बिना लागत के ही उत्पादन कर रहे हैं। जो गरीब किसान हैं वो आज भी ऐसा ही करते हैं कि लागत, लेकिन लागत तो कुछ ना कुछ होती है, जैसे बीज है, खाद है, उर्वरक है, सिंचाई है, इनका खर्च आता है। इसलिए ये बिना लागत के तो संभव नहीं है। लेकिन अल्प लागत ये हो सकता है। ये प्रणालियां तीन प्रकार से अलग अलग हो सकती हैं। ये नहीं सभी किसान ये करें, ये करें। जो किसान जिस हैसियत का है, जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन यानी आर्थिक क्षमता जितनी ज्यादा है, जितनी है, उसके अनुसार वो अपनी लागत क्या करता है। तो बिना लागत उत्पादन का मतलब हुआ विदाउट कॉस्ट, और बिना लागत के तो होगा ही। अल्प लागत उत्पादन, यानी कॉस्ट जो हो वो लेस कॉस्ट। इसमें हो तो जाएगी खेती, लेकिन उत्पादन उतना अच्छा नहीं प्राप्त होगा। अधिक लागत उत्पादन, लागत भी अधिक लगे। ये कम लागत का मतलब है कि अगर हम अपने स्वयं के सोर्स से या वातावरण में जो प्रकृति ने हमें चीजें दी हैं उसने
ही सोर्स से, अगर उतने ही लागत से हम उत्पादन बढ़ाएं तो बढ़ेगा जरूर, लेकिन अधिक लागत का मतलब ये थोड़ी है बेफालतू के खर्चा करना। अधिक लागत का मतलब है कि हम जो है ट्रैक्टर से जुताई करें या ड्रिलिंग सिस्टम से सिंचाई करें, या हम ऐसे बीज लेकर के आए जो मतलब किसी रेजिस्टेंस रोग प्रतिरोधक हो, तो हमारा उत्पादन अवश्य ही बढ़ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि उच्च निवेश का मतलब है अधिक लागत होगा तो उत्पादन अधिक प्राप्त होगा। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यानी फसल उत्पादन में प्रबंधन। यानी फसल का अगर हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो निम्न व्यवस्थाएं अपनानी पड़ेगी। तो ये व्यवस्थाएं जो होंगी वो सबसे पहला है पोषक प्रबंधन, यानी जिस प्रकार से हम बिना हम अपना विकास करना चाहें, मैन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए मैं बता रहा हूं, ह्यूमन बीइंग अगर ये डेवलपमेंट है या ग्रोथ है, ये ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, या हेल्दी लाइफ, अगर हम ये तीन बातें करना चाहते हैं, ग्रोथ, हेल्दी लाइफ और अपना विकास करना चाहते हैं, तो हमारे लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? फूड की। इसी प्रकार से सिमिलरली हम खेती में भी अपना सकते हैं, वहां पर भी खेती का यानी फसलों का विकास हो, फसलों की वृद्धि हो और फसलें स्वस्थ हो। स्वस्थ का मतलब उसमें कोई कीड़े वगैरह नहीं लगे हुए होने चाहिए, तो उसके लिए भी किसी न किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है। और ये पोषक पदार्थ जो पौधों के लिए हैं वो तीन मैंने लिखे हुए हैं, एक हवा और एक पानी और ये हो जाएगी मृदा। ये मतलब तीन पदार्थ, जैसे हमारी वृद्धि के लिए हमें फूड चाहिए, हमारे विकास के लिए हमें फूड चाहिए, हमारी ग्रोथ के लिए या हेल्थी लाइफ को लीड करने के लिए हमें फूड की आवश्यकता होगी। तो उसी प्रकार से पौधों के लिए भी मतलब कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ या खाद या उर्वरक कुछ भी चाहिए। लेकिन प्रकृति में क्या होता है कि हमें हवा दी है, क्या दी है? हवा दी है। हवा में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। इसके साथ साथ हवा में और कौन सी गैस होती है? कार्बन भी होता है, हवा में कार्बन भी होता है। तो ये दो चीजें तो हमें प्रकृति से ही प्राप्त हो रही है। पानी अगर हम खेतों में देते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होगी। लेकिन अगर सॉइल यानी मृदा जो हमारी भूमि है, यानी जिस पर हम फसल प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें मतलब कुछ क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि बृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक, ये हो गए सूक्ष्म पोषक। पहले तो ये समझ लो बृहद पोषक क्या है और सूक्ष्म पोषक क्या है। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बृहद पोषक यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी आवश्यकता कम पड़ती है, वो बृहद कहलाते हैं। जिनकी आवश्यकता अधिक पड़ती है ये हमें कहाँ? मिट्टी में ही, मृदा में मिल जाते हैं। और सूक्ष्म पोषक होते हैं जिनकी बहुत कम मात्रा ही फसल उत्पादन के लिए आवश्यक है। सूक्ष्म यानी न्यून, बहुत कम मात्रा होती है। तो ये सब हम फर्टिलाइजर या हम मैन्योर से प्राप्त करते हैं, चाहे वो बृहद पोषक हो चाहे सूक्ष्म पोषक हो, दोनों हम किससे प्राप्त करते हैं? खाद या उर्वरक से प्राप्त करते हैं। हालांकि खाद बढ़िया है, लेकिन इसके लिए पहले ये न्यूट्रिएंट समझ लो, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये कुल होते हैं 13। कुल कितने होते हैं? 13 होते हैं। 13 में 6 तो होते हैं जो बृहद पोषक होते हैं और 7 जो होते हैं वो सूक्ष्म पोषक होते हैं। इनकी अधिक मात्रा की जरूरत होती है, इसलिए ये बृहद पोषक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और इनकी बहुत कम मात्रा खेती के लिए चाहिए। इनकी 7 तत्व आते हैं। तो इसमें जो NPK, इनका मतलब समझ रहे हो? नाइट्रोजन,
फास्फोरस, दूसरी कौन सी हो गई? फास्फोरस। तीसरा है पोटेशियम, पोटेशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और एक और आता है सल्फर, यानी जिसे कि हम कहते हैं गंधक। ये सारे तत्व हमारे फसलों के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसमें ये लोहा है, आयरन, ये सूक्ष्म तत्वों में आते हैं। ये मैंगनीज है, मैंगनीज। ये बी बोरान है, ये जेडन जिंक है, ये क्यूप्रम यानी तांबा है, ये मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम। और ये क्या है? क्लोरीन। ये कहलाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी ये फसलों के लिए दोनों आवश्यक हैं। अब अगर बात करूं मैं, ये मैंने सारणी बना दी, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट, क्वेश्चन क्या पूछते हैं? राइट द नेम ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो तुम्हें ये नाम लिख करके आने हैं। अब ये हमारा काम करते हैं। अगर हम सबसे पहले खाद की ही बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? खाद की बात कर सकते हैं। तो मतलब यहां ये देखें कि ये जो है, ये क्या है, ये क्या है? खाद में तो जनरल कंपोस्ट भी होती है और हरी खाद भी हो सकती है। मैन्योर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज कॉल्ड द कंपोस्ट मैन्योर एंड ग्रीन मैन्योर। अब ये तो किसान स्वयं बना सकता है और खेतों में उपयोग कर सकता है, इसलिए अल्प लागत में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी? अब वहां कोई उर्वरक में यानी फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। इनमें मैंने लिखा है एनपीके। एनपीके का मतलब नाइट्रोजन युक्त खाद, फास्फोरस युक्त खाद और पोटेशियम युक्त खाद। एनपीके है यूरिया है, सुपर फास्फेट है, अमोनियम फास्फेट है, कैल्शियम फास्फेट है, ये सभी खादों के नाम हैं। अगर खाद में हम कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्यों इसको अपनाते हैं? खाद को ज्यादातर खाद से खेत खराब की फर्टिलिटी यानी उत्पादन क्षमता कम नहीं होती है। तो इसका मतलब जो है ज्यादातर लोग जो है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा खाद में अधिक होती है और मिट्टी के अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं। अब खाद को बनाते कैसे हैं? खाद को जंतुओं के अपशिष्ट यानी जो डंग, गोबर होता है, पौधे के कचरे यानी पत्तियां और पौधे की टहनियां, इनके अपघटन के द्वारा ये खाद तैयार की जाती है। खाद मिट्टी को क्या काम करेगी? अब ये सॉइल को क्या काम करेगी? खाद मिट्टी को पोषक तथा कार्बनिक पदार्थों से भरपूर देती है। यानी क्या मतलब हुआ? यह जो है खाद जो है मिट्टी को क्या देती है? पोषक तत्व तो प्रदान करती है। वो दोनों प्रकार के पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी बृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक जो है मिट्टी को प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये मिट्टी को जो है कार्बनिक पदार्थ भी देती है, अर्थात मिट्टी की फर्टिलिटी यानी उत्पादन क्षमता। ये खाद सबसे पहले पोषक प्रबंधन बता रहा हूं कि पौधों के लिए खाद पानी आवश्यक है। तो ये जो है क्या काम करती है कि खेत की यानी उर्वरा शक्ति यानी फसल को ज्यादा उत्पादन होने की शक्ति को बढ़ाती है। अब खाद में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मटेरियल या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा मिट्टी की कंस्ट्रक्शन यानी कि सॉइल कंस्ट्रक्शन में इंप्रूव करती है। यानी ये कह सकते हैं खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा होती है जो मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। अब यही कारण है कि रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी पानी को जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो, तो पानी के अंदर जो मैन्योर मिले हुए होंगे वो भी जमीन के अंदर जाएंगे और पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित हो जाएंगे। अगर चिकनी मिट्टी की बात करें, ये तो रेतीली मिट्टी की बात करी यानी बालू मिट्टी। अगर चिकनी मिट्टी की बात करें तो उसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती
है, जिससे पानी एकत्रित नहीं हो पाता है। अब खाद को बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे? जैविक कचरे का उपयोग, यानी जैविक कचरे का मतलब ये हुआ घरों में जब रसोई में जो है फलों को, सब्जियों को, इनके छिलके जो उतरते हैं उसको बनाने में पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, टहनियां हैं, इन उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी। यानी अगर हम ये इस्तेमाल करते हैं खाद, तो उर्वरक रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स है, उनकी आवश्यकता अधिक नहीं होगी। अगर खाद हम डाल देते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर डालने से बच जाएंगे और भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, तो वो पर्यावरण को नुकसान भी नहीं करेगी, संरक्षण मिलेगा। तो खाद जो बनाने की प्रोसेस होती है उनमें जो है डिफरेंट टाइप के जैव पदार्थ यानी बायोटिक, इनके उपयोग के आधार पर खाद को हम जो है निम्न भागों में बांट सकते हैं। यानी कि मैन्योर इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। नंबर 1 क्या है? कंपोस्ट। मैंने लिखा हुआ है ये खाद जो बनती है ये पहली कंपोस्ट है, दूसरी हरी खाद है। एक केंचुए वाली भी हो सकती है जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केंचुए वाली कौन सी? वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। अब ये केंचुए वाली खाद हम कैसे बनाएंगे, या हरी कंपोस्ट कैसे बनाएंगे, हरी खाद कैसे बनाएंगे? कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट को मैं एक ही पॉइंट में ले रहा हूं। इसमें मतलब क्या करेंगे, कृषि के जो एग्रीकल्चर के वेस्ट पदार्थ जो बचते हैं, जैसे मान लो गाय का, भैंस का गोबर बचा यानी डंग, और उसके यूरिन वगैरह मलमूत्र है यानी गोबर वगैरह ले लें, सब्जी के छिलके ले लें, जानवरों का बचा हुआ चारा, जो जानवर को हम फॉडर यानी चारा खिलाते हैं तो कुछ ना कुछ शेष रह जाता है खाने से, उसको ले सकते हैं। घरेलू कचरा ले सकते हैं, सीवेज कचरा ले सकते हैं, फेंके हुए खरपतवार हैं, इन सबको लेकर एक गड्ढे में भर देते हैं। तो कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक बहुत अधिक होते हैं। कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा अगर उसमें डाल दिया जाए तो पौधों, जानवरों के वेस्ट मटेरियल यानी अपशिष्ट पदार्थ के शीघ्र निरस्त्रीकरण यानी निपटारे की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, और उसी को हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। यानी अगर ये कंपोस्ट हम खाद बनाते हैं तो क्या बताया था कि हमने खेत में ही एक गड्ढा खोद लिया, उसमें मतलब घर का कचरा, जैविक कचरा, पेड़ पौधों की पत्तियां, टहनियां और उसका पाउडर जो बच रहता है जिसको जानवर को खिलाने के बाद वो सभी गड्ढे में भर के रख देते हैं, तो बन जाती है कंपोस्ट खाद 10-15 दिन के बाद। लेकिन अगर उसमें केंचुए भी डाल दी जाए, एनीडेटा वर्गा है केंचुए ये डाल दी जाए तो वर्मी कंपोस्ट खाद बन करके तैयार हो जाती है। दूसरी आती है हरी खाद। अब यहां ध्यान रखना, जो ग्रीन मैन्योर होता है वो फसल उगाने से पहले हम किसी फसल को अप्रैल से नवंबर तक बोते हैं, तो अब उसका पहली फसल काटने के बाद फौरन जो है खेतों में कुछ पौधे ऐसे उगाते हैं जैसे पटसन है यानी मूंग है, ग्वार है, ये उगा देते हैं। और इसके बाद क्या काम करते हैं कि हल यानी इसकी प्लोइंग यानी खेत चलाकर खेत की मिट्टी को मिला दिया जाता है। तो ये सभी पदार्थ कौन कौन से पदार्थ, पटसन, मूंग, ग्वार जो उगाई थी हमने खेत में, वो हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं और इससे मिट्टी को नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है। यानी मैंने ये जो लिखा था, हम इस खाद में कृषि, इसमें कौन सी एग्रीकल्चर ये केमिकल फर्टिलाइजर्स में NPK होती हैं, लेकिन इससे जो है फास्फोरस, पोटेशियम और इनकी पूर्ति हो जाती है। यानी खेत में हम फसल बोना चाहते हैं उससे पहले हमने 3 प्रकार की फसल बताई, उनको बो देते हैं। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं पौधे तो हल चला दिया जाता है खेत में, और हल चलाने के पश्चात क्या किया जाता है, वो हरी खाद बन जाती है और पौधे के लिए जो है मतलब 2 NPK में से जो है वो मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस यानी किस किस की पूर्ति हो जाती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अब ये पूर्ति इन खाद के द्वारा हो गई,
लेकिन एक बात और है, वो बात ये है कि अगर ये खाद हम खेतों में लगाते हैं तो उर्वरा शक्ति बनी रहती है, फर्टिलिटी पावर, उर्वरा शक्ति बनी रहती है, और अगर बनी रहती है अगर मान लो ये केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो निश्चित है कि ये वाटर पॉल्यूशन भी करेगी, क्योंकि जब खाद के बाद पानी देंगे हम और अगर मान लो वायु में बरसात हो जाती है तो मतलब जो है पानी में बह करके वो हमारे तालाबों में जाकर के मिलेगी या नदियों में मिलेगी तो वाटर पॉल्यूशन होगा। अब हम उर्वरक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? उर्वरक, यानी ये तो केवल खाद की बात होगी। खाद में दो प्रकार से बताए थे, कंपोस्ट, हरी खाद और केंचुए वाली बात। तो मैंने जो है ये और ये मिला करके एक ही पॉइंट में तुम्हें समझा दिया, ये हरी खाद का बता दिया। अब इसके बाद आते हैं उर्वरक, यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये जो है फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, तो मतलब क्या होता है इसका ये मतलब जो है एक इंडस्ट्रियल यानी व्यावसायिक रूप से तैयार किए जाते हैं और उसमें पोषक पदार्थ होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अब इनके उपयोग से जो पौधे की जो है वेजिटेटिव क्या होती है, अगर हम मान लो उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी इसको कहेंगे हम कायिक वृद्धि। क्या कहेंगे? कायिक वृद्धि। अब ये कायिक वृद्धि जो होती है हमारे पास तीन है, पौधे में तीन पार्ट्स होते हैं जो कायिक भाग कहलाते हैं, जो रिप्रोडक्शन में भी काम होते हैं, वो कहलाती हैं जड़, तना और पत्ती। यानी पौधे पे ये तीन मेन चीज होती हैं, जड़, तना और पत्ती। तो ये जो है कायिक भाग में अर्थात जड़, तना, पत्ती में जो है मतलब वृद्धि करती हैं और स्वस्थ पौधे प्राप्त होते हैं। स्वस्थ पौधे, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन है वो मतलब रोग निरोधकता पैदा करता है और अधिक उत्पादन के लिए ही इनका उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इकोनॉमिकल व्यू से यानी आर्थिक दृष्टि से ये क्या होते हैं? महंगे होते हैं। तो उर्वरक का उपयोग जो होता है हमें मतलब कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। अब सावधानी क्या रखनी चाहिए? उर्वरक का उपयोग जो होता है इसके अगर सावधानी के लिए इसकी खुराक की उचित मात्रा, खुराक शब्द है, खुराक आदमी की खुराक नहीं है, ये पौधे की खुराक है, तो इसकी खुराक की उचित मात्रा होनी चाहिए और उसको खाद को जो है उचित समय पर ही लगाना चाहिए। इसके बाद हमको मतलब जो है कुछ सावधानियां ऐसे अपना सकते हैं कि मतलब जैसे हम खाद, अगर जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मान लो हमने उर्वरक की मात्रा खेत में अधिक कर दी, अब हम सिंचाई करेंगे तो सिंचाई करते में जो है वो उर्वरक यानी फर्टिलाइजर जो है वो पानी के साथ बह जाएंगे, तो उनका उपयोग पेड़ पौधे नहीं कर पाएंगे। उर्वरकों की यह मात्रा जो है यानी फर्टिलाइजर्स की यह मात्रा जो है वो वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण का कारण बनती है। अच्छा, इससे दूसरा नुकसान और होता है, ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल में मैंने ये हरी खाद और कंपोस्ट खाद बताए थे, उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। ऑर्गेनिक पदार्थ में जो हमारे उपयोगी पदार्थ हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तीसरा इसका ये ध्यान रखें उपयोग करते समय किसका? फर्टिलाइजर्स का। सूक्ष्म जीव जो होते हैं या भूमिगत जीवन जो होते हैं उनका जीवन अवरुद्ध हो जाता है। यानी मैंने उस दिन इससे पहले भी बताई थी कि कुछ भूमि में भी जीवाणु होते हैं और सूक्ष्म जीव तो मिट्टी में मिले ही रहते हैं, उनका जीवन चक्र जो है बैरियर अवरुद्ध हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है। तो उर्वरकों का उपयोग द्वारा फसलों का अधिक उत्पादन तो अधिक होता है, इससे क्या होता है? उत्पादन अधिक, किससे? उर्वरक से।
समय कम, बस ये फायदा है उससे, समय कम, यानी ये कह सकते हैं हम इसको, उर्वरक के उपयोग से कम समय में उत्पादन की मात्रा अधिक प्राप्त होती है, जबकि खाद के उपयोग के लाभ जो है आगे तक रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि मतलब उससे जो है उर्वरा शक्ति नष्ट नहीं होती है। अब हम बात करते हैं दूसरी सिंचाई की। सिंचाई में मतलब क्या होता है, मतलब तुम तो जानते हो कि मतलब किसान जो होता है अधिकतर खेती जो है वो बरसात के ऊपर ही डिपेंड करती है। भारत में जो कृषि होती है, फसल उगाते हैं, वो किस पर आधारित है? वर्षा पर। तो अधिकतर क्षेत्रों में क्या होता है, फसल की उपज जो है समय पर मानसून आने तथा वृद्धि काल में उचित वर्षा पर निर्भर करती है। तो ये जो होगा, अब ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्पादन जो होगा इसीलिए कम होता है, जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था तुम्हें कि बायोडायवर्सिटी, अगर वर्षा कम होगी तो उत्पादन कम होगा, यानी जैव विविधता में कमी आ जाएगी। और वर्षा अगर अधिक होगी या पर्याप्त वर्षा होगी तो भारत में मतलब जो है जैव विविधता बढ़ेगी और फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज समय पर मानसून आने और वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर निर्भर करती है। यानी कभी कभी तुमने किसानों को सुना होगा, वो कहते हैं अब तो बरसात हो जाए, इसका मतलब है खेतों में जो फसलें खड़ी हैं उनके लिए पानी की आवश्यकता है। तो फसल की वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करने से जो है फसल उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अधिक से अधिक कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। यानी सिंचाई के लिए, यानी खड़ी हुई फसलों में पानी देने के लिए बहुत सी तरकीबें हम अपनाते हैं। उन तरकीबों में कुछ तरकीब ऐसी हैं, जैसे मान लो हमने ये बताई थी, पानी के तो स्रोत हैं भारत में, अनेक पानी के स्रोत हैं और विभिन्न प्रकार की जलवायु है। इन परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की सिंचाई की विधियां पानी के स्रोत की उपलब्धता पर ही अपनाई जाती हैं। हम देखते हैं कि यहाँ वर्षा ज्यादा हो रही है तो पैडी यानी चावल को हम बो दें तो हमें फायदा होगा। अगर कम हो रही है वर्षा तो कम वर्षा के उपयुक्त फसल का बीज जो भी है वो बो देना चाहिए। अब हम जैसे कुएं की बात करें, सिंचाई का साधन है कुआं, तो कुएं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो खुदे हुए कुएं यानी खोद करके कुआं बनाया जाता है, और एक होता है नलकूप। ये कुएं के बारे में बता रहा हूं। बैल, कैनाल, ये सब क्या है? साधन है सिंचाई के। बैल, कैनाल और तालाब। बैल, कैनाल, तालाब, यानी ये क्या है? भारत में सिंचाई के साधन है। कुआं, और कुएं में भी 2 बता दिए, एक नलकूप और बताया था मैंने, नलकूप। ये कैनाल का मतलब हो गया नहर, और ये पॉन्ड्स यानी तालाब, इनसे भी खेती होती है। पॉन्ड्स, लिफ्ट योजना भी चलती है। लिफ्ट योजना के द्वारा हम जो है सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं कल तुम्हें अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। इसका एक ये सिंचाई का थोड़ा रिपीट करूंगा क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगी, और एक फसल पैटर्न, ये 2 की बात करनी है, सिंचाई और फसल पैटर्न। किस पॉइंट के अंतर्गत? बी पॉइंट के अंतर्गत। तो ये मैं आज 5 क्वेश्चन तुम्हें लिख रहा हूं बोर्ड पर। ये भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है, हमारे भोजन के स्रोत क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ आवर फूड, व्हाट इज द गेट विद फूड, किस क्रांति से फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है, दुग्ध उत्पादन किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें क्या
ध्यान देना, आगे